70 सीटें ये फॉर्मूला लेके चल रही है कांग्रेस हरियाणा में। आप 70 पे क्यों रोक रहे हो हमें? 90 में से 70-75 सीटें जो हुड्डा साहब के फेवरेट थे उनको चली गई। आपकी शैलजा जी कह रहे हैं कि बहुत नाराज चल रही हैं। क्या खट्टर साहब ने वाकई ही कांग्रेस के किसी नेता को कुर्सी जाने के बाद संपर्क किया? ऐसे थोड़ी टिकट मिल गई उनको और फिर मंत्री बनाया। राहुल गांधी की स्टेटमेंट पंजाब से लेकर देश में बहुत गूंजी है, जो सिख समुदाय को लेकर दी गई। तो राहुल जी ने क्या गलत कहा मुझे बताइए। पंजाब आते हैं प्रधानमंत्री, जरा सी दिक्कत आ गई, प्रोटेस्ट हो गया, रुकना पड़ गया, तो कहते हैं अरे उनको कहना धन्यवाद, मैं सुरक्षित लौट आया। ये हमला नहीं है पंजाब की अस्मिता पर या सिखों पर। नहीं, प्रधानमंत्री कहीं ना जा पाए तो दिक्कत नहीं है। आपके पुराने साथी हैं एमओएस इस समय, वो कौन है? रवनीत बिट्टू है। प्यादों की क्या बात कर रहे हो आप? मंत्री आपको प्यादे लग रहे हैं। 1.5 लोगों की सरकार चल रही है, बाकी सब प्यादे हैं। आतंकवादी बोलते हैं वो राहुल गांधी को। अच्छा, बीजेपी का एक और नाम है कंगना रनौत। मैं नहीं जानता उनको। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ मीडिया ਤੇ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है कांग्रेस का उसके चेयरमैन भी ने। खेड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 7 गारंटियां 70 सीटें ये फॉर्मूला लेके चल रही है कांग्रेस हरियाणा में। हरियाणा से स्टार्ट है। आप 70 पे क्यों रोक रहे हो हमें? आप 90 पे जाएंगे? क्या पता, अब ये तो गुस्से वाला वोट है। ये वोट 2 कारणों से पड़ रहा है। एक, बीजेपी को सजा देने के लिए और दूसरा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। तो इतनी मजबूती से ये वोट पड़ रहा है कि अब पता नहीं ये कहां जाके रुके। तो ये गुस्से वाला जो 2014 में था और 2024 में फर्क है कोई? बहुत फर्क है, बहुत फर्क। क्योंकि 10 साल आपके थे उस टाइम, अब 10 साल बीजेपी। इतना गुस्सा नहीं था। गुस्सा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन इतना नहीं था। और गुस्से से भी ज्यादा 2014 में ये था कि चलो अब चेंज करते हैं, 10 साल हो गए, चलो अब किसी और को मौका देते हैं। ये वैसा वोट नहीं है। ये वोट ऐसा है, इनको सजा देनी है, इनको मजे चखाने हैं, ये वाला गुस्सा है। 7 गारंटियां, उसका मुकाबला 20 संकल्प जो मंत्र हैं बीजेपी के, उससे भी। अब आप 20 संकल्प मंत्र लाओ या 40 लाओ या 200 लाओ, 10 साल का हिसाब किताब तो सब पूछेंगे। और 9.5 साल में आपने सीएम क्या कहते हैं वो खट्टर साहब की मनोहर कहानियां क्यों खत्म कर दी, ये बताओ। ये सब सवाल पूछे जाएंगे। अंबाला वाले हमारे अपने आप को गब्बर सिंह कहते थे, उनके मंत्रालय के बाजू काट दिए, अब वो अकेले घूम रहे हैं। विज साहब नाम है। विज साहब नाम है। मैं थोड़ा सा संकल्प पत्र वाले इशू पर आऊंगा, लेकिन किस तरह डिफरेंट है? आपने पंजाब में 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह को रखा, हटा दिया। उधर खट्टर जी थे, उनको हटा दिया गया। दोनों सेम लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं। मैं बताता हूँ फर्क। हमारे एमएलएज ने कहा कि साहब इनको बदलना जरूरी है, इसलिए बदला। ये मान जाएं कि इनके एमएलएज ने कहा इनको बदलना जरूरी है, तो हम इन पे फिर बात करना शुरू करते हैं। कि पंजाब में आपके जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि हटा दीजिए। सलाह ली कि भाई बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, इसलिए उनकी सलाह मानी गई। यहां भी ये बताएं कि खट्टर साहब के अगेंस्ट विधायकों ने कहा था कि इनको हटाना है, इसलिए हटाया। फिर हम बात करते हैं कि भाई क्यों विधायक खिलाफ थे, चलिए उस पर चर्चा करें। आप बहुत कॉन्फिडेंट हरियाणा में कांग्रेस नजर आ रही है, तो फिर ऐसे जो ऐलान है वो करने की जरूरत क्यों लग रही है? 2000 रुपये महिलाओं के लिए, 300 यूनिट फ्री बिजली, जिस स्टेट का लगभग 1.25 लाख करोड़, 1,35,40,000 करोड़ का बजट है, उसमें से हर साल अगर महिलाओं को 2000 रुपये देने हैं तो लगभग 20-25 हजार करोड़ चाहिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो आपको ऐसे ऐलान की जरूरत है। और ऐलान की जरूरत इसलिए है कि जो जख्म लगे हैं, हर परिवार को लगे हैं, आर्थिक रूप से तोड़ दिया हरियाणा को इन लोगों ने, उसमें मलहम लगाने की भी जरूरत है। जो हरियाणा का कर्जा 1966 से 2014 तक का अगर आप गिने तो 70,000 करोड़ था, और 14 से 24 के बीच में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। फिर भी हरियाणा की जनता पर जो टैक्स का वजन है, बोझ है, वो आप पेट्रोल डीजल पे स्टेट का वैट ले लीजिए, या और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे जो जीएसटी लगाया है वो ले लीजिए। हरियाणा पर सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन डाला है। उसके बावजूद 3.25 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है हरियाणा के ऊपर?
पर जो आपके ऐलान है वो तो 3.25 लाख का करोड़ कहां तक पहुंचा देंगे, उसका कोई अंदाजा लगाना अगर मुश्किल है। 70,000 करोड़ 300 यूनिट फ्री बिजली, पंजाब में 10-12 हजार करोड़ की सब्सिडी ऑलरेडी जा रही है 300 यूनिट फ्री वाली। मैं आपको बताऊं, अगर आप 2,000 रुपए भी दोगे, आप अगर सुरक्षा पेंशन 6,000 रुपए दोगे, 66 से लेकर 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ लेने के बाद इतनी डेवलपमेंट अगर हरियाणा में हुई, 100 गज प्लॉट की स्कीम हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, सब्सिडीज हो, तमाम तरह की राहत इतने सालों में दी, सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्जा लेकर, तो आप समझिए कि हमें आता है सरकार चलाना। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, कर्जा लेकर हरियाणा को एकदम बर्बाद किया। उसके बाद भी उस कर्जे का कोई राहत किसी हरियाणा के आदमी को मिली हो, ऐसा नहीं दिखता। खेड़ा साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि चुरा लिया, कॉपी कर लिया, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें। अब यही बात आपके जो लोकसभा में साथी थे आम आदमी पार्टी, वो भी बोलते हैं, कहते देखिए हमने पंजाब में बोला था 300 यूनिट दिया, इन्होंने वो उठा लिया। हमने 1,000 रुपए महिलाओं के लिए बोला था, इन्होंने वो उठा लिया। तो एक जगह से कॉपी पेस्ट, दूसरी जगह कॉपी पेस्ट किए हम लोग कांग्रेस पार्टी का 75 साल का इतिहास यही है, वेलफेयर मॉडल अगर सीखना हो किसी को तो वो कांग्रेस पार्टी से सीखें। जी, आपने नाम लिया, वो यहाँ के लिए इतना रेलेवेंस है नहीं उनकी हरियाणा में, लेकिन चलिए आपने नाम लिया। स्वराज जो वो लाए थे वो कॉन्सेप्ट कांग्रेस का था, तो इसलिए ये बात कह देना कि हमने किसी से चुराया, ये गलत है। हरियाणा में सीएम फेस क्लियर है कांग्रेस का? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई राज्य हो, सीएम कैसे नियुक्त किया जाए, उसकी चुनाव कैसे किया जाए, उसकी व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित है। नहीं देखिए, ये कहा जा रहा है कि 90 में से 70-75 सीटें जो हुड्डा साहब के फेवरेट थे उनको चली गई, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि क्लियर कांग्रेस के लोगों को गई। नहीं, आपके नेता नाराज है ना, आपके कुछ बीजेपी में चले गए, बड़े बड़े नेता, चौधरी जी, कई लोग घूमते घूमते यहाँ आए, उसमें आपकी शैलजा जी कह रहे हैं कि बहुत नाराज चल रही है। पहले होता है कई, शैलजा जी कोई नाराज नहीं है। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया आपके किसी साथी को, चैनल को, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा। और देखिए, मतभेद कहाँ नहीं होते, लेकिन हैं तो सब एक ही ना। मतभेद होते हैं, समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं, न्यूज रूम में होते हैं, पार्टियों में होते हैं, लेकिन वो लंबे नहीं चलते। अच्छा, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर आप नाम बताएं कि क्या खट्टर साहब ने वाकई ही कांग्रेस के किसी नेता को कुर्सी जाने के बाद संपर्क किया? छोड़िए, वो इतने मायूस आदमी थे, इतने दुखी थे, अपनी पार्टी पे दबाव डालने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस वक्त। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, एक फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट होते हैं। फैक्ट, हम लोग फैक्ट्स की ही बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। उस वक्त मायूसी में उन्होंने कहां क्या क्या संदेशे भेजे, फिर दबाव डाला मोदी जी पर, दबाव बना मोदी जी पर, मोदी जी ने लोकसभा की टिकट दी। ऐसे थोड़ी टिकट मिल गई उनको और फिर मंत्री बनाया। बड़े नेता थे, लोकसभा की टिकट मिलना बहुत बड़ी बात। बड़े नेता क्या थे? मुख्यमंत्री 9.5 उससे पहले क्या थे जानते थे आप? नहीं, ठीक है, 9.5 साल मुख्यमंत्री तो रहे ना। कैसे बने? पर्ची से बने। पर्ची कहां से आई? यही है समस्या। मोदी जी और अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक कठपुतली का एक मंच बना दिया। धागे यूं करते रहते हैं। अब 9.5 साल में हटा के बाहर कर दिया, बड़े बेआबरू करके किया। तो जवाब तो दीजिए, जनता को बताइए ना, क्यों हटाना पड़ा? चलिए, एक और चीज बताइए। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चंडीगढ़ में आपने की, मैं सुन रहा था, आप कह रहे कि मैं जहाज में आ रहा था, कुछ लोग बात कर रहे थे, ये बीजेपी वाले थे या कांग्रेस? नहीं, वो व्यापारी थे, जो बात कर रहे थे। चलिए, मैं थोड़ा सा हरियाणा की तरफ रहूंगा, लेकिन मेरे कुछ साथी भी आपसे सवाल करेंगे। मैं थोड़ा सा पंजाब की तरफ और एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं। राहुल गांधी की स्टेटमेंट पंजाब से लेकर देश में बहुत गूंजी है, जो सिख समुदाय को लेकर दी गई, और खास तौर पर आपके पुराने साथी हैं रवनीत बिट्टू, बहुत हमला। पहले स्टेटमेंट पे आइए, बताइए क्या स्टेटमेंट वो कहते हैं कि एक वहां पर सरदार जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि सरदार जो सिख भाईचारा है, समुदाय है, वो पगड़ी बांधेगा या नहीं बांधेगा। उनको आजादी रहनी चाहिए कि वो अपने धर्म, अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सके। क्या ये गलत है? वो हिजाब पे आज आए हैं, कल क्या पगड़ी पर नहीं आएंगे? और हैरानी की बात, और हैरानी क्या, हंसी की बात यह है कि परसों MOS होम नित्यानंद राय जी को एक डेलीगेशन मिलने गई, सिरसा जी लेकर गए। वो डेलीगेशन ने राहुल जी के बयानों का विरोध किया और उसके बाद क्या बोला कि साहब, हमारे जो सिख बच्चे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनको जो अपने पगड़ी हो, कड़ा हो, किरपान हो, वो नहीं अलाउ किया जा रहा। कोर्ट का आदेश है, फिर भी नहीं किया जा रहा। तो राहुल जी ने क्या गलत कहा, मुझे बताइए। नहीं, अब बताइए कि आपको लगता है कि पंजाब में या देश में ऐसी कोई स्थिति है जहां पर कोई सिख स्थिति आए तब तक की इंतजार करें? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये पलट के हमें कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है।
क्या आप इंतजार करेंगे उस स्थिति की? आप करिए, हम तो नहीं करेंगे। खेड़ा साहब, वो तो किसी भी चीज के लिए किया जा आज सकता जो है ना कि हिजाब आज पे आवाज उठा रहे हैं, हिजाब का विरोध कर रहे हैं, क्या कल पगड़ी का नहीं करेंगे? संविधान कहता है कि सबको अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए, और उस आजादी के लिए लड़ना क्या गलत है? आजादी नहीं है, उसके लिए लड़ना जरूरी है। अगर लड़ना बंद कर देंगे आजादी खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही तब हिजाब पे लड़िएगा। है क्या आजादी? बताइए। नहीं, आपका नहीं है। नहीं, आपत्ति नहीं उठाई बीजेपी ने। कर्नाटक में क्या किया था या नहीं किया था? लगातार ऐसे। और मुझे एक और बात बताइए, किसान आंदोलन चल रहा था, आंदोलन होते हैं इस देश में, अन्ना आंदोलन हुआ, हमारे खिलाफ हुआ, निर्भया का आंदोलन हुआ, हमारे खिलाफ हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने पगड़ी पहनी हुई थी, तो उन्हें खालिस्तानी कह दोगे आप? ये हमला नहीं है पगड़ी पर, तो क्या है मुझे बताइए। पंजाब आते हैं प्रधानमंत्री, जरा सी दिक्कत आ गई, प्रोटेस्ट हो गया, रुकना पड़ गया, तो कहते हैं अरे उनको कहना धन्यवाद, मैं सुरक्षित लौट आया। ये हमला नहीं है पंजाब की अस्मिता पर या सिखों पर? नहीं, प्रधानमंत्री कहीं ना जा पाए तो दिक्कत नहीं है। क्या आपकी हो गया? सरकार थी प्रोटेस्ट उस होता है। समय। हमारे सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ उनके खिलाफ, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा क्या? कभी नहीं कहा। इंदिरा जी के खिलाफ जेएनयू में सीताराम येचुरी जी ने आंदोलन किया था जब वो छात्र नेता थे, क्या हुआ? अरे लोकतंत्र है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना कि आप लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देश के बाहर देनी जरूरी है? क्यों देश के बाहर हो या घर के अंदर हो? मैं आज जो यहाँ बोल रहा हूँ, क्या विदेश में आपका चैनल नहीं देखा जाता? नहीं देखा जाता, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री बाहर जाकर कहता है मुझे शर्म आती थी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये अच्छा स्टेटमेंट है? मुझे बताइए। देखिए, लोकतंत्र में हम सब कोई छुई मुई बन के घर पे नहीं बैठ सकते। नेता हैं, नेतागिरी कर रहे हैं तो झेलना पड़ेगा, निंदा भी, सवाल भी, आंदोलन भी। और छुई मुई बन के बैठना है तो क्यों बने प्रधानमंत्री? घर जाइए, गुजरात में बैठिए। आपके पुराने साथी हैं एमओएस इस समय, वो कौन है? रमनीत बिट्टू हैं। अब वो तो देखो, प्यादों की क्या बात कर रहे हो आप? कठपुतली का खेल कौन खेल रहा है? ये कहलवा कौन रहा है? मंत्री आपको प्यादे लग रहे हैं? अमित शाह और मोदी, ये दो हैं बस, बाकी कोई नहीं है वहां। 1.5 लोगों की सरकार चल रही है, बाकी सब प्यादे हैं। आतंकवादी बोलते हैं वो राहुल गांधी को। अरे धर्मेंद्र मारवा ने तो जान से मारने की धमकी दी। तो ये जो बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहे हैं। बुलवा कौन रहा है? कौन धमकी दिलवा रहा है? अच्छा, बीजेपी का एक और नाम है कंगना रनौत। मैं नहीं जानता उनको, मैं तो उनकी पिक्चरें भी नहीं देखी कभी। अच्छा, वैसे तो जानते हैं, मतलब आप लोगों के मार्फत जानते हैं। मैंने नहीं बोला कि कंगना रनौत कोई एक्ट्रेस आपने कहा, मैंने पिक्चरें नहीं देखी। बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी भी आती हैं। छोड़िए ना, इन स्टेटमेंट्स में क्या होता है? ये स्टेटमेंट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए होते हैं कि महंगाई पे चर्चा नहीं हो जाए न्यूज रूम्स में, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो जाए, ड्रग अब्यूज पे चर्चा नहीं हो जाए, महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं हो जाए। इसलिए इस तरह के लोगों से ये स्टेटमेंट्स कहलवाते रहते हैं ताकि सब उसी पे चर्चा करते रहें। चलिए, आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, आपने किसानों का जिक्र कर दिया। हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर किसानों को रोका गया जो पंजाब से जा रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या बॉर्डर खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल खुलने चाहिए, खुलेंगे और खोल देंगे। खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे? क्या देश की राजधानी में किसान नहीं जा सकता? दिल्ली के दरवाजे किसान के लिए बंद हैं। लानत है ऐसे लोकतंत्र पे अगर किसान के लिए वो राजधानी खुली नहीं। वो फिर हो सकता है सिंगू टिकरी पर फिर तो क्या उनका हक नहीं है प्रोटेस्ट? फिर वहां पर प्रोटेस्ट हो जाएगा। प्रोटेस्ट करने का हक नहीं क्या उनका? मुझे बताइए। अन्ना हजारे का हक था, बाबा रामदेव का था, किसान का नहीं है, क्यों? उनको आप आतंकवादी कह देते हो, क्यों? और वो जायज मांग कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून की बात कर रहे हैं। आप ही ने वादा किया था 2014 में, नरेंद्र मोदी ने किया था। जिक्र ये बीजेपी कर दिया खासतौर पर हरियाणा से कि देखिए हमने 13-14 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दिया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार वादा एमएसपी के कानून का किया था, क्यों नहीं ला रहे? कह रहे हैं 14 फसलों पर एमएसपी। कानून लाने में क्या दिक्कत है एमएसपी पर? आपको लगता आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। पर ये भी सवाल उठते हैं कि जब आपकी सरकार केंद्र में थी तब क्यों नहीं? हम तो हारे ना, सजा मिली ना, तो रहे हैं ना, सजा मिली ना। ठीक है, 10 साल रहे हैं ना। इसका मतलब जो हमने गलती की, इनको वही गलती दोहरानी है। तो आप ये कह रहे हैं गलती थी, हम सुधारेंगे, अब सुधारना चाहते हैं। हरियाणा में आपके पास क्या रोड मैप है खासतौर पर किसानों को लेकर? किसानों को लेकर बीजेपी ने 24 फसलों वाला संकल्प पत्र में अपना जिक्र कर दिया। 24 गारंटीज आपने देखी। किसानों को लेकर विशेष तौर पे हमें लगता है कि बहुत बड़ी राहत की आवश्यकता है, खासतौर पे हरियाणा। अब आप सोचिए कि जीएसटी लग रहा है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे, ये कभी हुआ है? आपने कहा कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आय दुगुनी तो छोड़िए, आयु आधी कर दी और टैक्स का बर्डन और डाल दिया। तो उनको राहत देने के लिए जितने पैकेज हो सके, जो भी किया जा सके, 10 साल जब हमारी सरकार थी तब भी ऋण माफी भी किया, बिजली में उनको राहत मिली, तमाम ऐसे पैकेज उस वक्त भी दिए गए और आने वाले 5 सालों में और दिए जाएंगे ताकि जिस तरह से
उन पर चोट पहुंचाई गई है, उनको उसको ठीक किया। मेरे सहयोगी विनेश है हमारे साथ, वो भी एक दो सवाल आपसे लेना चाह रहे थे। पवन जी, एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था आपका ही, मैं कोट एंड कोट कर देता हूँ, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो अभी तपस्या ठीक चल रही है? तपस्या तो मैंने दूसरे दिन से वापस शुरू कर दी। तपस्या में कमी मतलब मेरे में कमी जी। तपस्या और बढ़ा दी, भगवान नहीं बदल दिया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी तपस्या ठीक चल रही है, जब नेक्स्ट टाइम राज्यसभा कोशिश तो करें, राज्यसभा की वैकेंसी आएगी तो आपकी आप तपस्या पूरी हो यहाँ जाएगी। या मैं राजनीति में सब महत्वाकांक्षा लेकर आए होते हैं जी। सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की इच्छा होती, मेरी भी इच्छा है। तो आपकी इच्छा है कि आप राज्यसभा जाना चाहते हैं? जहां भी जाना चाहता हूँ, इच्छा है, तभी तो यहाँ काम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम ठीक है। चाहते हैं आगे कहीं बढ़े। ठीक है पवन जी, आपको लेके कहा जाता है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप थोड़ा एरोगेंट भी हैं और स्कोल्ड बहुत करते हैं। एक आपकी क्लिप बड़ी वायरल होती है गुप्ता जी वाली, आपको आप जान रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ हूँ। क्या मेवाड़ का आदमी हूँ। मेवाड़ में हम लोग राजस्थान से, थोड़ा बर्दाश्त कम होता है कई बार, तो कई बार गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्सा इसलिए आया, उस जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, पूरे देश को मूर्ख बनाया। मिडिल क्लास जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको मूर्ख बनाया, बीजेपी के साथ मिलकर बनाया। क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? 3-4 दिन में तो रिजल्ट आना ही था। फिर आपने इतना एग्जिट पोल, और आप सारे चैनल्स एग्जिट पोल चला रहे हैं, हम सबको बैठाकर डरा रहे हैं वहां बैठे। क्या लाभ क्या था मुझे बताइए, किसको फायदा हुआ? जो बड़े बड़े 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पैसा लगाते हैं, लूटते हैं, उनको हुआ, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान हुआ ना। नहीं देखिए पवन जी, मेरा जो एरोगेंट वाला क्वेश्चन था उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो, कांग्रेस बैक टू बैक 3 इलेक्शन हारी, बुरी तरह हारी, 44, 52, और अब अगर हम बात करें लगभग 335 सीटों के आसपास कांग्रेस लड़ी रफली, और सीटें आई 99। 3 सीटें आप बाद की ऐड कर लो, 102। स्ट्राइक रेट है 35%। 35% पे इतनी एरोगेंस, इतना गुस्सा, और ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार बन रही जबकि आप बाहर हैं। कटारिया जी, एक इंग्लिश में एक शब्द है कन्विक्शन। अपने उसूल और अपनी विचारधारा को लेकर कोई समझौता नहीं। इसको आप एरोगेंस मान लें, गुस्सा मान लें, लेकिन गुस्सा तब आता है कि जब घोड़े पे सवार होकर ये लोग लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे होते हैं, तो गुस्सा आना जायज़ है। वो गुस्सा वही है जो शायद एक ज़माने में आज़ादी का आंदोलन जो करते थे, शायद भगत सिंह जी को आया हो, वैसे हम कांग्रेस के लोगों को आता है। वो गुस्सा जायज़ है। नहीं, पर ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय ना कि बैक टू बैक तीसरा इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह हारी। हम कर ही लेंगे अपने आप को सुधारना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तब तक घर बैठ जाएंगे। लड़ाई तो फिर भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। 2 सीटें जब आई थी भाजपा की, तो क्या वो घर बैठ गए थे? अटल जी और अडवाणी जी 2 लोग होते थे, बस लड़ते थे। ये लड़ना ही, ये लड़ाई ही तो लोकतंत्र को जीवित रखती है। अगर हम घर बैठ जाएंगे ये मान के कि कटारिया जी कह रहे हैं कि साहब 100 सीटें भी नहीं आई, क्यों राजनीति कर रहे हो, जाओ घर चले जाओ, छुट्टी पे जाओ, तो ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते। आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपको गुस्सा याद है, दुख होता है। नहीं, आपने जिक्र किया ना कि गुस्सा इसलिए था कि वो दुख होता है, रोष होता है। आपको बीजेपी वालों पर गुस्सा आ रहा है? अच्छा, आपको कई मीडिया वालों पर गुस्सा आ जाता है, आपको कांग्रेस पे गुस्सा नहीं आता? मीडिया और विपक्ष जो मतलब राज्यसभा वाला पूरा एपिसोड हुआ, आपकी तपस्या अगले दिन घर का मामला है, मैं बाहर क्यों जाके लड़ूंगा? वो मेरे को घर पे जहां लड़ना है लड़ूंगा। घर के बाहर आवाज तो आ गई ना, इसलिए नहीं, वो तो मैंने अपने लिए कहा कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। मैंने कहा क्या? मैं वही कह रहा हूं कि बाकियों के लिए गुस्सा है, खुद घर के लिए आपकी तपस्या। मीडिया और विपक्ष का एक ऐसा रिश्ता होता है, विपक्ष में कोई हो, आज हम हैं, कल बीजेपी थी, कल फिर बीजेपी होने वाली है। मीडिया और विपक्ष का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, कोई भी विपक्ष में हो। चलिए, वो रिश्ता टूटा पिछले 10 साल में और विपक्ष अनाथ हो गया। इस बात का अफसोस, इस बात का रोष, इस बात का दुख, और हां, कभी कभी इस बात पे गुस्सा भी आता। चलिए, आप चंडीगढ़ में हैं और आपने हरियाणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब चलते चलते आप फाइनल नंबर्स दे दीजिए कि कांग्रेस हरियाणा आप में बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा? नहीं, देखिए, आप अब ग्राउंड जीरो पे हैं और आपकी पार्टी के इंटरनल सर्वे, मैं तो ग्राउंड जीरो पे 3 घंटे पहले आया। आप तो ग्राउंड जीरो पे इतने महीनों से हैं। नंबर्स हम नहीं कोट कर सकते ना, नंबर तो आप अपनी पार्टी के। माइक ऑफ कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, बताइए, फिर चर्चा करते हैं। फिर तो लोगों को नहीं चाहिए ना। मेरे हिसाब से हम 65 के आसपास हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद जब ये स्थिर हो जाए चुनाव, फिर और बात करेंगे। ये बहुत कोणीय मुकाबला है इस बार। कोई बहुत कोनी नहीं, सीधा डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। केजरीवाल के बाहर आना कोई रेलेवेंस नहीं है। सीट छोड़ना सीएम की। साहब, जब वो जेल में थे, जब जेल में थे और हमारा अलायंस था लोकसभा में, क्या मिला हमें? दिल्ली में सीटें आई,
नहीं आई ना, नहीं आई। कुछ नहीं फर्क नहीं, पड़ा। पर खेड़ा जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं कि हरियाणा में एक है बीजेपी, एक कांग्रेस के बीच में टक्कर नजर आती है, लेकिन वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। चलिए आप हरियाणा में सीधी टक्कर है हरियाणा के वोटर की बीजेपी के साथ। ठीक है, लेकिन यहां पर जेजेपी है, आईएनएलडी है, यहां पर आम आदमी पार्टी है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वोट परसेंटेज बिखर गया तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो सकती है। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ के, कहीं अपने वोट को बिखरने नहीं देंगे। ये वोट बीजेपी को हराने के लिए और ये वोट कांग्रेस को जिताने के लिए, हर आदमी जो एक वोट भी दे रहा है वो दो कारणों से दे रहा है, बीजेपी को साफ करने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अच्छा लगा। इस पूरी बातचीत के Thank लिए you। धन्यवाद। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।